तो हाँ, हमने 2 चैप्टर एंड कर दिए क्लास 9 के साइंस के। ठीक है, तीसरा चैप्टर है हमारा क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 3 है, इसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो मैटर है, ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा कि हमारे पास 3 तरह की फॉर्म आती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इससे पढ़ा आपने मैटर। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा मिक्सर और प्योर कंपोनेंट। ठीक है, प्योर कंपोनेंट आपने एक चीज़ पढ़ी, एलिमेंट। ठीक है, आपने 2 चैप्टर में अभी तक ये चीज़ पढ़ा कि सबसे पहले आपने पढ़ी कि कितने टाइप की फॉर्म होती है। ठीक है, ठीक है, जो जी मेन थी। ठीक है, उसके बाद आपने जो जो प्रोसेस पढ़ी थी, कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कौन कौन से, कैसे गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ये ठीक है, जो जो फॉर्म, ये ऑपरेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, ठीक है, कंडेंसन, तो कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ पढ़ी थी ना। तो उसके बाद आपने पढ़ा था कि हमारे आसपास चीज़ प्योर है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा मैटर के बारे में पढ़ा। उसके बाद मैटर हमने बारे में पढ़ा कि मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है नहीं है। फिर हमने लास्ट में आपको देखो एक टॉपिक था सेकंड चैप्टर में, वो था क्या, एलिमेंट। आपने लास्ट में एलिमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, एलिमेंट की डेफिनेशन आपने क्या पढ़ी थी? एलिमेंट ऐसी चीज़ होती है जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मिक्सर को हम ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि मिक्सर है किसका, वाटर और साल्ट का, तो वाटर और साल्ट को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट चीज़ पढ़ी थी हमने एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट बनते किस चीज़ से। ठीक है, एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है। ठीक है, वही चीज़ हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल में। ठीक है, जो एलिमेंट है वो बनते हैं किससे, एटम को मिल के। ठीक है, एटम से जो मिलता है तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, उसी को अब हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तो आपके चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप पढ़ोगे एटम के बारे में। ठीक है, अभी मैं जो सारी वीडियो मैंने आपको पहले बता देता हूँ कि जो पहला पार्ट रहता है उसमें मैं आपको केवल समरी बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, क्योंकि वही चीज़ें आपसे पूछी जाती है, उसी चीज़ को डिटेल में बताया जाता है। ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास है एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो चीज़ है, जो हमारे पास है पढ़ने के लिए इस वाले चैप्टर में, वो है एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है, जो चीज़ हम एटम के बारे में पढ़ेंगे वही चीज़ हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें दिया गया एक जो हमारा पहला टॉपिक ही है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? केमिकल से आप समझ गए होंगे, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन वाली चीज़ से बोला गया है। ठीक है, उसी में हम दो तरह की लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या है, वो कहता है कि क्या कहता है, देयर इज अ चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज, ठीक है, टेक प्लेस। तो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ऐसा ही होता है जो मास है हमारा वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास जो हमारा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब जो हमारा मास है वो ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। ठीक है, मतलब जो हमारा पहले मास है वही रहेगा। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का मास, ठीक है, हाइड्रोजन 1 है तो केमिकल रिएक्शन के बाद भी 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर माना दो हाइड्रोजन मिल गए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ वो बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह रहा है कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होगी या मॉलिक्यूल बनेगा वो एक कांस्टेंट रेशियो में बनेगा। ठीक है, उनका एक रेशियो रहेगा। जैसे इसने बात कर दी है 9 ग्राम ऑफ वाटर की बात करिए, 9 ग्राम ऑफ वाटर में क्या रहेगा, वाटर किस किस से बनता है, ये आप लोग ने पढ़ा नहीं है कि वाटर किस किस से मिलता है। वाटर का केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम जो उसका होता है H2O होता है। ठीक है, तो माना वो किस किस से बना है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो जो इनका रेशियो रहेगा 9 ग्राम में क्या रहेगा, 1:8, 1:8, मतलब 1 ग्राम क्या रहेगा आपका, ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 9 ग्राम वाटर क्या कंटेन करेगा, 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन कंटेन करेगा और 8 ग्राम क्या करेगा, ऑक्सीजन कंटेन करेगा। ठीक है,
तो यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो डिवाइड हो जाता है कि किस रेशियो में बना गया है, तो उसी चीज़ को अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, केवल मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। बाद उसके बाद एक हमारे साइंटिस्ट थे डाल्टन, ठीक है। डाल्टन कौन थे? एक वैसे होने के लिए वो एक टीचर थे, ठीक है, टीचर केवल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिसर्च करी, ठीक है। वो एक क्या थे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है। डाल्टन थे आपके मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे कॉलेज में, ठीक है। और रिसर्च इनने सबसे जो अपना सबसे ज़्यादा टाइम है वो रिसर्च में लगाया है। तो उन्हीं ने हमें एक दी थ्योरी, वो थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे कि डाल्टन ने एटम के बारे में क्या क्या बताया था, कि एटम क्या है। एटम के बारे में बताया था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट की, एटम को हम ब्रेक नहीं कर सकते। बट अगले जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो एटम भी इन तीनों से मिलके बनता है, ठीक है। लेकिन डाल्टन ने बोला था कि एटम को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो अलग चीज़ है कि उसके बाद और ज़्यादा रिसर्च हुई, फिर उसके बाद पता चला कि एटम भी इन चीज़ों से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो इसी में आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में 5-6 पॉइंट होते हैं कि डाल्टन ने क्या क्या कहा था, जो हमारी एनसीईआरटी बुक में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि आपसे पूछी जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, एटम होता क्या है, ठीक है। एटम वैसे आप लोग को मैंने इससे पहले वाले जो चैप्टर था, चैप्टर सेकंड में मैंने बोला था कि आप लोग पीरियोडिक टेबल याद कर लेना। पीरियोडिक टेबल आप लोग को अभी नहीं तो अभी भी यूज़ होगी, 9th में भी, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, उसके बाद भी अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फर्दर कुछ चीज़ कर रहे हो तो, ठीक है। तो वो हमेशा याद रखने वाली चीज़ है, कम से कम 20 तो आपको याद कर ही लेनी चाहिए पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। तो एटम में क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं हम, ठीक है। एटम होती है स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की, बट ठीक है, स्मॉलेस्ट एटम भी मिलके बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, ठीक है। ठीक है, एटम क्या है, एटम में क्या क्या होता है, एटम का अपना एक मास होता है, ठीक है, उसका एक साइज होता है, ठीक है। उसके बारे इसी बुक में इसमें हम पढ़ेंगे एक सिंबल, जो कि एंशिएंट में जो पहले बोलता कि एटम को अलग अलग जो एलिमेंट थे उनको अलग अलग सिंबल से दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन को कैसे दिखा देते थे ये लोग, हाइड्रोजन को सिंबल था इनने ऐसे बना दिया था, ठीक है। उसके बाद कार्बन का सिंबल इनने कुछ ऐसे दे दिया था, ठीक है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंबल उस समय के थे, लेकिन ये चीज़ यूज़ नहीं होती है, जो सिंबल है अब यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। अब इनका केमिकल नेम या केमिकल सिंबल यूज़ होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारे जो सिंबल मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन का सिंबल, ये बहुत पहले की बात है, जब एनसीएन में इनका कब की है, इसमें लिखा है कि इसमें कब का है, ये जो नोमेनक्लेचर था, ये नोमेनक्लेचर बहुत पहले का था। अब तो IUPAC करता है। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये इनको नेम देती है, जो नोमेनक्लेचर है इनका इस तरह होता है। पहले तो क्या होता था, जो ज़्यादातर मेटल है उनका जो नोमेनक्लेचर है, उनके पहले उनका जो सिंबल है, ठीक है, जैसे कार्बन है तो कार्बन को कैसे कर दिया है, C से डोनेट कर दिया गया है, ठीक है। जैसे सल्फर है उसको ऐसे, हाइड्रोजन है इसको H से कर दिया गया है, हीलियम है He से कर दिया गया है, ऑक्सीजन तो O से कर दिया। जो उनका पहला नेम है ना, मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे उसमें क्या होगा, जो उनका नोमेनक्लेचर है, ठीक है, ये जो नेम है वो जो पहला ही होगा, जो मेटल का पूरा मतलब किसी एलिमेंट का नाम है, ठीक है। कार्बन है तो C को लिख देंगे, C उसका सिंबल है, ठीक है। वैसे ऑक्सीजन है तो उसका सिंबल क्या है, O है। जैसे हाइड्रोजन है उसका सिंबल क्या है, H है। तो यही सिंबलिक नोमेनक्लेचर है, ठीक है। नेमिंग भी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और ये चीज़ हम पढ़ते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक एटॉमिक मास होता है, ठीक है। और एटॉमिक मास होगा और उनका अपना एक साइज भी होता है। जो साइज और जो मास की बात करी गई है वो कंपेयर करा गया है वैसे कार्बन 12 से, ठीक है, कार्बन 12 के अकॉर्डिंग कंपेयर करा गया है। और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक है वो है मॉलिक्यूल, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा कि इनका मास क्या होता है, ठीक है। जो मैंने ये लिख रखा है, ये क्या एटॉमिक मास यूनिट है, जो हम अब बोलते हैं, जो से
हाइड्रोजन की एटॉमिक मास कितनी है 1 है, ठीक है। कार्बन की कितनी है 12 है। आप ना पीरियोडिक टेबल भी याद कर लो, कम से कम 20 तक तो आपको याद होने ही चाहिए एलिमेंट, ठीक है। 20 तक याद होगा तो क्या होगा आपको, 20 तक तो आपको एटॉमिक मास भी याद हो जाएंगे। क्यों? अगर आपको उनका एक बार वो याद हो गया ना, कहते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर और मास कुछ कुछ के उसके डबल ही है, ठीक है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसका एटॉमिक मास है 12। नाइट्रोजन का है, ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और उसका एटॉमिक मास है 14। ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, ठीक है। कैल्शियम का 40 है। ये एटॉमिक मास बता रहा हूँ। एटॉमिक मास को हम किससे प्रोडक्ट करते हैं? इससे, ठीक है। इसका सिंबल एटॉमिक मास का। वैसे ही साइज होता है, साइज जो है एटम का बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है। इसको आई थिंक नैनोमीटर में होगा ये आपका साइज, हाँ नैनोमीटर। ये एटॉमिक रेडियस मेजर इन नैनोमीटर, ठीक है। एटॉमिक जो रेडियस है वो कैसे मेजर करती है आई में नैनोमीटर में, ठीक है। मैं आपको बहुत उसमें पढ़ा रहा हूँ, हाँ, बहुत ही डिटेल में कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो तभी मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। हर चैप्टर में मैंने करा है पहले के जो 2 चैप्टर, जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन, उसका रेडियस कितना है 10⁻⁻10 इन मीटर में, मतलब ठीक है 10⁻⁹ नैनोमीटर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का, ठीक है, ये रेडियस है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे साइज, सिंबल, नेमिंग कल्चर मैंने बता दिया एक। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है आपने, मॉलिक्यूल, ठीक है, आपने पढ़ा था क्या, उसमें पढ़ा था ना, एक एलिमेंट चीज पर एक पढ़ा था आपने एलिमेंट, ठीक है, एक पढ़ा था कंपाउंड। तो वैसे ही इसमें पढ़ोगे एटम, इसमें पढ़ोगे मॉलिक्यूल, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड अगर आपको डेफिनेशन याद हो गई तो एटम और मॉलिक्यूल भी वही कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल का 2 एटम से मिलकर क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। और वो मिलते हैं कैसे, एक केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग भी आप टाइप पढ़ोगे, केमिकल बॉन्डिंग कौन कौन सी होती है, आयनिक बॉन्डिंग है, कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, ठीक है। 3 तरह की बॉन्डिंग होती है। इसमें इस वाले चैप्टर में आपको दिखाया नहीं इनने कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, उसमें बताया नहीं इनने, शायद 10th में है या 11th में है, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आ रखा है आपके इसमें लिख रखा है एटोमिसिटी, ठीक है। एटोमिसिटी के बारे में आप पढ़ोगे, एटोमिसिटी आता क्या, एक डेफिनेशन है, ठीक है। वो एटोमिसिटी आप, मैं डेफिनेशन बता दूंगा कि एटोमिसिटी की डेफिनेशन क्या है और उसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते हो मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बाद आपको बताया गया आयन, ठीक है। आयन क्या होता है, 2 प्रकार के आयन टाइप होते हैं आयन के, एक एनायन होता है कैटायन। एनायन क्या आयन क्या हो, जब कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन या तो गेन करता है, ठीक है, या वो रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, तो उनकी तो वो कहते हैं, तो वो जनरेट करते हैं, या तो कैटायन जनरेट करेंगे, ठीक है, या तो एनायन जनरेट करेंगे। जनरली जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली कैसे शो करते हैं आयन, वो नेगेटिव शो करते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम केसेस में है, ठीक है। जो मेटल होंगे वो कैसे होंगे, कैटायन होंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो पॉजिटिव आयन दिखाते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हैं एनायन कैटायन, ठीक है। इसी से एनायन के बाद हम लोग पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला डिपेंड होता है इनकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे आप लोग को ना इससे पहले एसपीडी पढ़ाना चाहिए था इन लोगों ने कि एसपीडी क्या होता है, ठीक है। एसपीडी में आप लोग को अगर मैं ये रब कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है एटम का, क्या है, कार्बन है, वो 2 और 4 है, ऑक्सीजन है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल याद कर लो मिनिमम 20 तक। अगर मैं बात करूँ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है कि हमारा जो एटम है वो स्टेबल कब होगा? जब उसकी सेल इस तरह, ठीक है, हमारा जो एटम है वो इस तरह बना होता है। आपको मैं बढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ऐसी एक और सेल होती है 2 8 18 2 8 ठीक है। अभी केवल 2 8 तक पढ़ लीजिए, एस और पी तक, ठीक है। ये हटा देते हैं, ठीक है। इनको स्टेबल होने के लिए कुछ इस तरह का, जैसे हमारा स्टेबल कौन सा है? स्टेबल जो एटम है वो हमारा हीलियम, ठीक है। हीलियम हमारे स्टेबल है, ठीक है। उनको हम नोबल गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ना वो आयन लेते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, ना वो लूज करते हैं, ठीक है। उन्हें हम नोबल गैस में रखते हैं। 2 आर्गन, रियोन, ठीक है। ये हमारे सब कहते हैं नोबल गैस होते हैं। इसमें क्या होता है, जो इनकी इसके जो एस सेल है दोनों फुल है, दोनों में दोनों इलेक्ट्रॉन फुल है, ठीक है। इसको किसी भी इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत भी नहीं है, ना इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है किसी स्टेबल होने के लिए। और ये ग्रुप 18 वाले सेल है। ग्रुप 18 में हमारा फिर जो दूसरा आएगा वो हीलियम ऑर्गन, हीलियम नियॉन, ये 2 नियॉन, ठीक है। इसका भी जो स्टेबिलिटी है 2 और 8 की होती है, ठीक है। जो बाहर के जो 2 सेल हैं वो 2 और 8, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है 1 2, फिर उसके बाद वाले भी बाहर में भी सारे इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 8, तो ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके जो लास्ट सेल है, ठीक है, ये इसको कहते हैं पेरेंट सेल, ठीक है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनके फुल है, मतलब इनके पास कोई भी घर खाली नहीं है, कोई भी कमरा इनके पास खाली नहीं है। तो ये किराए में किसी से भी किराए के लिए किसी को भी नहीं बुलाते, या किसी को भी अपने कमरे नहीं देते कि मुझे प्रॉफिट हो जाए कुछ। तो अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे लगे होंगे? सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इसके बाद 2, इसके पास कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसका सेल बनाऊं, मतलब अगर मैं बनाऊं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? 2 1 2 3 4, इसका बनाऊं 1 1 2 1 2 3 4 5 6, इसका बनाऊं 1 2 1 2 3 4 5। अब देखो ये तो हमारा स्टेबल कंडीशन है, ठीक है, कि 2 और 8 अगर इस तरीके के तो हमारा स्टेबल तब होता है। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, तभी स्टेबल होगा। अब वही इसको अगर मैं बात अब आप पूछोगे ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं? ये कभी कभी देता भी है कार्बन, लेकिन इसकी कंडीशन न्यूट्रल टाइप है, कि दे भी सकता है ले भी सकता है। बट क्या होता है ना, एटम की कंडीशन ये होती है कि अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, या आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो वो कोशिश करते हैं कि हमारी एनर्जी कम लूज हो और हमें अपने और हम स्टेबल हो जाए। तो उस स्टेबिलिटी के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? अब ये जैसे ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन याली जो सेल है वो स्टेबल है, ये सेल स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये उधार मांगेगा 2, तो ये 2 नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो तभी कहते हैं ऑक्सीजन कैसा होता है? 2 नेगेटिव होता है। जब अब उधार ले रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहे हो, ये उधार ले रहे हो। अब वैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, ये सेल आपकी स्टेबल है, इसमें 2 है, इसमें कितने हैं? इसमें 5 है।
अब इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 3 लेगा, तो ये तीन तीन कमरे और ले रहा है, ठीक है, क्यों, स्टेबल होने के लिए। तो ये 3 नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, तो ये 3 नेगेटिव में हो जाता है। तो यही जो इनकी जो ये है, ये क्या एनायन प्रोड्यूस कर देते हैं। कार्बन की बात करें तो ठीक है, इस तरह हो जाता है, 4 उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है। तो वैसे ही हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन को भी अपने सेल में प्रोड्यूस करने के लिए कभी कभी हाइड्रोजन का H+ भी आता है, वो रेयर केस भी रहता है कि H+ भी होता है, H नेगेटिव भी होता है, वो अपने किसी से इलेक्ट्रॉन लेता भी है। तो पहले मेरे जो कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट में एक ही, पहले आपको ये चीज़ पढ़ानी चाहिए थी, फिर आपको केमिकल फार्मूला पढ़ाते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता होगा, आपको केवल डेफिनेशन पता होगी वैलेंसी क्या होती है या वैलेंस सेल क्या होती है, तो आपको पता ही नहीं है वैलेंस सेल क्या होती है, ठीक है। वैलेंसी आपको पता है, पता चलेगी कि यहाँ पे कितने वैकेंट, इसको कितनी और चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 नेगेटिव हो गया, तो ये इसकी वैलेंसी हो गई। इसको 2 चाहिए तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई, ठीक है। इसी चीज़ से केमिकल फार्मूला बनता है। अगर मैं मेटल की बात करूँ, मेटल में जैसे कि मेटल का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ आपको, मतलब पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ आपको। बात करते हैं सोडियम की। सोडियम, ठीक है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, बात कर रहे हैं हम सोडियम की, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, ठीक है। 11 का मतलब कितना है, 2, 8, 9। अब 1, इसकी जो वैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तीसरी सेल है इसकी, ये 1, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी S वाली, ये S हो गई, ये P हो गई, ये इसकी जो D सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है, ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ठीक है, लूज कर देगा, छोड़ देगा। तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को जब ये छोड़ेगा, कहेगा कि मैं अपना ये कमरा दे दे रहा हूँ किसी को, ठीक है, ये कमरा अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल को दे देगा, या इनको दे देगा जिन बेचारों को चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कह रहा है कि ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ दान। तो जब ये दान देगा इलेक्ट्रॉन किसी और, ठीक है, एलिमेंट को, तो ये कैसा गेन कर लेता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, ये लोग ले रहे हैं, ठीक है, ये लोग इलेक्ट्रॉन क्या ले रहे हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे उतने नेगेटिविटी में जाएंगे, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उतने पॉजिटिविटी में जाएगा। आप कहते हो दान दो, दान दोगे तो आप जितना दान दोगे उतने ही पुण्य पाओगे। तो इधर सोडियम ने पुण्य पा लिया, कितने का, 1 का पुण्य, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दान दिया है तो 1 पुण्य हो गया है, तो इसके पास क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो उसी से फॉर्मूला बनता है कि इसने कितना दान दिया। तो केमिकल फार्मूला बनता है इनसे कि कितना इसने दान लिया किसी और से, दान लिया मतलब कितना उधार लिया लोगों से, ठीक है। इसने उधार लिया 4 का, इसने दान दिया है। जब पॉजिटिव है तो मतलब दानवीर है, और वैसे भी पॉजिटिव चीज़ें ही अच्छी होती है, तो हमेशा हमें कैसे सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। अब केमिकल फार्मूला भी ऐसे ही बना है। अगर मैं बात करूँ NaCl की, NaCl ने क्या करा, NaCl के पास 1 पॉजिटिविटी थी, मतलब इसको क्या करना था, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना था, और कैल्शियम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो Na की वैकेंसी कितनी है, +1 है, Cl की -1 है, तो दोनों जब मिल गए तो क्या बन गया, NaCl बन गया। अब इधर CaOH की बात करी गई है, ठीक है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। Ca के पास Ca अपना कितना कैल्शियम भरा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान दे देगा। वहीं OH को जरूरत है, ठीक है, OH के पास कैसी नेगेटिविटी है, 1, ठीक है। तो ये इस तरह का केमिकल फार्मूले में क्या होता है, क्रॉस होता है। केमिकल फार्मूला ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, केमिकल फार्मूला इस तरह बनता है। केमिकल फार्मूला कैसे बना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये CaOH का उधर क्या हो गया, 2 में हो गया, होल 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं CCl4 की। ये और बताता हूँ आपको केमिकल फार्मूला,
CCl4, CCl4 कैसे बना? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा क्यों बोला गया? 4 के, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। अब ये टेट्रा क्लोराइड बना, कैसे बना? कार्बन के मैंने आपको बोला था ना कि उसे 4 जी होते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। Cl की वैलेंसी कितनी होती है? 1। यहाँ मैंने आपको पढ़ाई NaCl में, ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। तो ये दोनों क्या होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। तो CCl4 जो इसकी वैलेंसी है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, जो इसकी वैलेंसी है इससे मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह इसका बन जाता है क्या? केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। और भी आपको पढ़ाऊंगा, जैसे MgCl2 का दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है? मैग्नीशियम के जो वैलेंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस सेल है, इस सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही आपकी वैलेंसी बताते हैं, ठीक है। MgCl2, Mg क्या करता है? आपको 2 इलेक्ट्रॉन दान देता है, तो वो +2 हो जाएगा। Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो MgCl2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद क्या? मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको एटॉमिक मास निकालना आता है तो मॉलिक्यूलर मास निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटॉमिक मास क्या होता है? उसका अपना अपना पर्सनल मास जो होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूलर 2 से बना है। CCl4 की बात कर लेते हैं, इसमें ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है। आपको इसका एटॉमिक मास पता है, और Cl का एटॉमिक मास क्या है, ठीक है। Cl का एटॉमिक मास क्या है और इसका एटॉमिक मास क्या है, तो इंटू 4, तो इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। इनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या है, इसको मल्टीप्लाई करा 4 से, तो ये इसका क्या आ गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया। उसके बाद एक चीज़ है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट किस में टोटली डिपेंड है? कार्बन एटम में, या एवोगाड्रो नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 × 10⁻23। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर हमेशा याद रखना, ठीक है। मोल की डेफिनेशन बोले तो द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सेम नंबर ऑफ पार्टिकल हैज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। मैंने बोला ना, जो ये मोल कॉन्सेप्ट है कंप्लीट डिपेंड है कार्बन 12 के उस पर। जैसे आपको पीछे बताया था ना, मास किस में डिपेंड है? जो मास था किसी एटम का, वो भी हम डेफिनेशन एक तरीके से कार्बन 12 से डिफाइन करते हैं, ठीक है। Avogadro constant 6.022 × 10⁻23 is defined as a number of atom in exactly 12 ग्राम of carbon 12 atom। ये इसका है एवोगाड्रो कांस्टेंट। एवोगाड्रो कांस्टेंट ये रहा, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो कांस्टेंट ये रहा, ये चीज़ें हम याद कर लीजिए। तो ये चीज़ है कि जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर स्टार्ट करेंगे हम कल से एटम, केमिकल रिएक्शन और एटम के बारे में पढ़ेंगे एक वीडियो में हम पूरे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल फार्मूला, सब कुछ होगा। सबसे पहले हम एटम के, अगर आपको एटम के बारे में सही से पढ़ लिया है तो मॉलिक्यूल में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ओके।